गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग कवर करते हैं CUET के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो बच गए थे उसको हम लोग आज कवर करेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए क्या कहता है। इन अ सॉलिड, एक सॉलिड है आपके पास AB, जिसका स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है, NaCl स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो एटम A जो है कहाँ पर है, वो कॉर्नर्स पर है। एटम A कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर होंगे और फेस पे होंगे। If all the faces atoms about one axis are removed, then the resultant stoichiometry of the solid is, then the resultant formula क्या होगा कंपाउंड का, ये बनाना है। तो चलो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखना सारे बच्चे, क्यूब ड्रॉ कर लिया हमने। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसके एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये हो जाता है हमारा एक्स एक्सिस, इसको क्या मान लेते हैं हम, एक्स एक्सिस मान लेते हैं। ओके, इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं प्यारे बच्चों वाई एक्सिस। क्या मान लेते हैं इसको, ग्रीन वाले को वाई एक्सिस मान लेते हैं। ओके, उसके बाद ये जो हमारा ये वाला एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, जेड एक्सिस मान लेते हैं। तो क्लियर हो गया, हमने क्या मान लिया, यहाँ पर एक्सिस की बातें कर ली। ठीक है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमने ये क्यूब बना लिया। क्लियर है। अब आप ये चेक करो, अब यहीं पे क्या करते हैं हम, एटम भी पुट कर देते हैं। सारे बच्चे देखना ध्यान से कि मान लो ये एक एटम है इस फेस के अलॉन्ग, ठीक है, और एक एटम है हमारा इस फेस के अलॉन्ग। क्लियर है। अब आ जाओ, अब आ जाओ, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना सभी बच्चे। क्वेश्चन कहता है जो ए है वो कहाँ कहाँ पर है, ए जो होगा, एटम ए जो होगा वो कॉर्नर पर होंगे, याद रखना, और कहाँ पर होंगे, और कहाँ पर होंगे, फेस पे होंगे। पहली बात समझ में आया। और जो एटम बी है, जो एटम बी है वो कहाँ कहाँ पर होगा, वो भी आप ध्यान से कवर करें। एटम बी जो होगा वो होगा एज पर होगा, और कहाँ पर होगा बच्चे, सेंटर पे होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, NaCl स्ट्रक्चर में एटम ए कहाँ पर होंगे, कॉर्नर एंड फेस पे, और एटम बी कहाँ पर होंगे, एज और सेंटर पे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, कंपाउंड का फॉर्मूला बनाते हैं। जब फेस सेंटर्ड एटम अलोंग वन एक्सिस रिमूव नहीं किया गया, मतलब बिफोर क्या बना लेते हैं, रिमूविंग फेस सेंटर्ड एटम को जब रिमूव नहीं किया गया, उससे पहले कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा। ओके, तो चलिए जो नॉर्मल फॉर्मूला होगा वही होगा। ए कहाँ कहाँ पर है बताइए जल्दी से, ए कहाँ कहाँ पर है, ए है हमारे पास कॉर्नर्स, याद रखो, प्लस फेसेस पर है। बहुत बढ़िया। तो बताइए यहाँ से कि जो ए है कॉर्नर पर कितना हिस्सा होगा, 8 कॉर्नर्स, और एक कॉर्नर्स पर 1/8। क्लियर है। प्लस फेस कितने होते हैं, 6, और एक फेस पर 2। कितना एटम्स आ गया, ये आपका आ गया 3 1 4। कितने हो गए, 4 एटम्स बन गए। अब आइए बात कर लेते हैं हम लोग बी की। किसकी बात कर लेते हैं, बी की बात कर लेते हैं। तो बताइए बी कहाँ पर है, अरे सर बी एज पर है, सेंटर पे है, तो लिख लीजिए बी कहाँ है हमारा, सेंटर में है, और कहाँ पर है प्यारे बच्चों, एज पर है। ये एकदम याद रखना। ठीक है, तो बता दीजिए यहाँ से, एज पे, सेंटर पे कितना होता है, सेंटर में तो 1 ही होता है। अरे एक सेंटर में तो एक ही रखोगे ना, एक ही जाएगा। सेंटर में पूरा का पूरा एटम रख दिया अंदर में, ये देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एटम इसके अंदर रख दिया, तो एक ही एटम जाएगा। ओके, प्लस एज कितने होते हैं, एज कितना होता है, 12 एज होता है। कितने होते हैं, 12, और एक एज पर कंट्रीब्यूशन कितनी होती है, 1/4। कितना हो गया ये बताओ, कितना हो गया, ये टोटल आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है बच्चे, तो कंपाउंड क्या बना, ये बता दो। कंपाउंड बन गया A4B4 बना। दैट इज क्या बन गया, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं AB टाइप का बन गया, AB टाइप का। पहले भी AB टाइप का ही कंपाउंड था, तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो बन ही गया हमारे पास। ठीक है, अब कहता है, अब तो मेन पार्ट आता है ना। अब क्या कहता है कि जो एटम A है वो एज इट इज रहता है। ठीक है, और जो फेस वाला है उसको हटा दे रहे हैं हम। ठीक है, एटम ए जो है, एटम बी जो है, समझ रहे हो हमारी बात, एटम बी आफ्टर रिमूविंग की बात करते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो रिमूव किसको करेंगे, ए को, फेस वाले को रिमूव करें ना। तो फेस कौन सा है, अरे इधर देखो ना,
क्या कर रहा है यहाँ पर, ऑल द फेसेस सेंटर एटम्स अलोंग वन एक्सिस आर रिमूव। तो फेस वाले को रिमूव कर रहा है, मतलब ए को रिमूव कर रहा है, वो ए को रिमूव कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम बनाते हैं 9, यहाँ पे क्या बना लेते हैं 9। अब किसकी बात करते हैं, कंपाउंड आफ्टर, किसकी बात करते हैं, आफ्टर रिमूविंग, आफ्टर रिमूविंग, किसको रिमूविंग करेंगे बताओ, फेस सेंटर्ड एटम, और कितना, सबको नहीं, अलोंग वन एक्सिस, एक एक्सिस के अलोंग एक फेस वाले एटम को क्या कर दिया, हटा दिया। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा। अब प्यारे बच्चों देखो, अब यहाँ पे एक टर्म समझना आप कि किसी भी एक्सिस के अलोंग हम एटम को हटाए, चाहे वो एक्स एक्सिस के अलोंग हटाए, चाहे मैं वाई एक्सिस के अलोंग हटाऊं, चाहे मैं जेड एक्सिस के अलोंग हटाऊं, किसी भी एक्सिस के अलोंग एटम को हटाऊं तो कभी भी आपका 2 ही एटम यहां से हटेगा। याद कर लेना, नोट कर लेना, 1 एक्सिस के अलोंग 2 एटम हटेंगे, 2 एक्सिस के अलोंग 4 एटम हटेंगे, और तीनों एक्सिस के अलोंग 6 एटम यहां से रिमूव हो जाएगा, 6 के 6 एटम रिमूव हो जाएंगे। तो 1 एक्सिस के अलोंग बोला गया तो 2 एटम को रिमूव कर दो। ओके, तो चलो अब बात कर लेते किसकी, हम ए की बात कर लेते। किसकी बात करते हैं, ए की। तो ए कहाँ पर है बताओ, एटम तो सेंटर पे है, फेस पे, तो ए कहाँ पर है, ये हमारा सेंटर पे है, प्लस कहाँ पर है, फेस पर है। अब बताइए, जब रिमूव कर दिया तो सेंटर पे तो 1 ही रहेगा, सेंटर पे तो 1 ही रहेगा, फेस कितने बचेंगे, अब 2 फेस पे से हट गया तो 4 ही फेस बचे ना, 4 फेस और 1 फेस पे कितना होता है, 2, कितना बन गया, ये आ गया 3, आ गया 3, क्लियर है। अब यहीं पे बना लेते हैं हम, किसके लिए, बी की बात करते हैं। मैं पीछे जाऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं यहीं पे बात करता हूँ। बी के लिए कुछ नहीं है, बी तो वहीं पर होंगे। बी कहाँ पर होंगे, बी के में कोई केस थोड़ी है, बी तो एज और सेंटर पे ऐसे ही रहेगा। सॉरी, यहाँ ए सेंटर पे नहीं है, ए कहाँ पर है, सॉरी ए कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर है। ए कहाँ पर है बच्चे, कॉर्नर्स पर है, तो कॉर्नर्स पर भी तो वही आता है, 8 × 1/8 आएगा तो 1 ही, बट हमने गलत लिख दिया था। ए कहाँ पर है, कॉर्नर पर। अब अगर बी की बात करें बच्चे, बी की बात कर लेते, किसकी बात कर लेते हैं, बी की बात करते हैं। तो बी कहाँ पर है बताओ, मैंने बताया था बी एज पे है, सेंटर पे, तो उसमें तो कोई चेंज आया नहीं, तो बी के लिए कितना वैल्यू आएगा, बी के लिए 4 ही आएगा, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो कंपाउंड क्या बना, A3B4, क्या बन गया बताओ, A3B4, ये कंपाउंड हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो A3B4 कहाँ है, चेक कर लीजिए, A3B4, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। बताओ सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे बनाया, एक बार इसको प्रैक्टिस करना प्यारे बच्चों, तो समझ में आएगी आपको। ओके, ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में अब सारे क्वेश्चंस इजी हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखते जाओ, फटाफट कंप्लीट कर लेंगे। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 298 पे दिया हुआ है हाफ सेल का। अच्छा, ये क्या है, ये क्या रिडक्शन हो रहा है, सब जगह रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो रही है, सब जगह क्या हो रहा है बताओ, रिडक्शन हो रहा है, सब जगह क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आप एक बात यहाँ पर याद रखें, आपसे पूछा जा रहा है विच वन इज ए स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग। अच्छा, जो रिडक्शन शो करेगा वो तो रेड्यूसिंग एजेंट ही होगा, जो रिडक्शन शो कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर भी इसमें कौन हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप ये याद रखिएगा, यहां से मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। लोअर द, अगर लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, सीधा लिखते हैं यहां पर, इतना कौन लिखता है, मैं सीधा समझाता हूं। अगर लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल मतलब जैसे नीचे जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा रिडक्शन होगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा, उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल कम है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है फिर भी तो क्या मिलेगा आपको, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट मिलेगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर हाई है, ठीक है, उस केस में भी आपको क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। तो दोनों केस में लोअर रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मिलेंगे आपको। क्लियर हो गया। रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे।
है ना, तो उसको हम बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। तो ये वाला टर्म यहाँ पर याद रखिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप चेक करें किसकी, अब ये सब तो किसका दिया हुआ है, सब रिडक्शन पोटेंशियल है। सब क्या, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो सब रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल लो होगी वही आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर चेक करिए, ये वाला पे आपका आंसर आ जाएगा, इसी वाले पे आंसर आ जाएगा। क्या मतलब, अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा आपको। तो चेक करें किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, ये तो प्लस में है, ये तो बहुत ज़्यादा होगी, ये 0 में है, तो माइनस वाला में चूज करते हैं। ये -0.74, ये -0.76, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, अरे ये 0.76 है, ये 0.74 है, तो यही ना बहुत कम हो गया, जितना ज़्यादा वैल्यू उसमें माइनस तो और कम, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, जिंक। तो आपको याद रखना है जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पे। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझना, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहता है कि मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ओके, कैन बी एक्सप्रेस इन फ्रीजिंग सॉल्वेंट, और ये फ्यूजन में और मोलर मास में क्या रिलेशन है। प्यारे बच्चों आपको पता है, क्या पता है सर हमें, ओहो एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर पूछ रहा है कि मोलर फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कांस्टेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है बच्चे, और हीट ऑफ फ्यूजन में क्या रिलेशन होता है। तो मैं आपको यहां पे एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। आपने पढ़ा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पढ़े हो ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पे एक वैल्यू आता है डेल्टा TF इक्वल टू, क्या आता है, वेंटॉफ फैक्टर इनटू KF इनटू क्या आता है, मोलालिटी, स्मॉल है, मोलालिटी आता है ना, पढ़े हो ना ये वाली बात। ओके, अब यहीं से एक फॉर्मूला का डेरिवेशन हुआ और वो फॉर्मूला आपको यहाँ पे समझना, डायरेक्ट याद रखना है कि अगर मैं यहाँ से KF को लिखूँ, ठीक है, KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों ये डिपेंड करता है सिर्फ सॉल्वेंट के प्रॉपर्टी पे, किस पे डिपेंड करता है, ये वाला जो प्रॉपर्टी है सिर्फ सॉल्वेंट के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। मैं आपको लिख दूंगा, आप टेंशन मत लो। ये होता है हमारा, इसका एक और फॉर्मूला होता है वो भी याद करें, 12th के बोर्ड में ये हमने रेगुलर में नहीं पढ़ाया था, बट ये कम्युनिटी में आ जाता है। तो हमारे रेगुलर के बैचेस थे तो मैंने उसमें यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करी थी, बट आप समझिए ये भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है, KF इक्वल टू होता है R इंटू T0F का स्क्वायर इंटू मोलर मास, कैपिटल M क्या है, मोलर मास है, डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ फ्यूजन, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन होता है। ठीक है, ये होता है, आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चे। अब आइए कि अगर मैं ये फॉर्मूला यहीं से आपको बन गया, अगर आपसे रिलेशन पूछता है तो आपको आराम से बन गया होगा। देख लीजिए कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर डी, ये तो सीधा यहाँ तक आ गया, सीधा मैंने आपको समझा दिया। अब एक बात और चलते हैं, कभी कभी लेटेंट हीट का भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप ये समझिए कि अगर मैं ये जो एक्सप्रेशन आया इसको मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूँ, ये m क्या है, ये m है हमारा मोलर मास। क्या ये बच्चे, मोलर मास है, किसमें, ग्राम में। ठीक है, ठीक है। डेल्टा H क्या होता है यहाँ पर, हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा HF लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, R क्या है, R है हमारा, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, अगर कैलोरी में, अब इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, अगर कैलोरी में लेंगे तो कितना लेंगे, R की वैल्यू 2, अगर जूल में लेंगे तो R की वैल्यू कितना लेंगे, 8.31 लेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। सबसे ज़्यादा आपको जूल वाला ही यूज आएगा, कैलोरी में आएगा तो R की वैल्यू 2 ले लेना वहाँ पर। क्लियर हो गया। अब आइए, और TF क्या है, आपको पता है कि डेल्टा नोट और TF ये क्या हमारा, ये है फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ओके, तो ये हमने आपको समझा दिया। अब चलिए, अगर मैं इसको क्या करूं, मोलर मास से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, K इक्वल टू R TF नोट का स्क्वायर, और इसको लिख दिया मोलर मास अपॉन मोलर मास
टोटल डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन बाई मोलर मास, इसको भी हमसे डिवाइड कर दिया तो क्या होगा बताइए तो। अरे बच्चे अरे सर कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर ये जो मोलर मास है मोलर मास कैंसिल हो जाएगा है ना, तो क्या बनेगा, अच्छा ये बहुत यहाँ से आ जाएगा, यहाँ तक समझ में आया। इरेज करूँ आइए, क्योंकि नीचे जाएंगे हम, नीचे मूव करना है तो मैं इरेज करता हूँ। देखिए यहाँ से अब यहाँ तक हमने आपको क्या समझाया कि आपका जो फॉर्मूला आया था मोलर मास से डिवाइड किया था हमने, तो क्या बनेगा यहाँ से के एफ इक्वल टू आर टी एफ नोट का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड, यहाँ तो एम आ गया था, एम बाय एन था तो 1 ही आएगा यहाँ पर, आएगा ना। और इनसे क्या बचेगा 1000 इंटू क्या बच गया डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय मोलर मास आया था ना। और इसी को इसको इधर देखो, इधर ये जो फ्यूजन है जब आप मतलब इसको क्या बोलते हैं डेल्टा एच एफ मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को आप मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बन जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बन जाता है। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा के एफ इक्वल टू आर इंटू टी एफ नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का भी रिलेशन अगर आपको पूछता है तो ऐसे डिराइव करेंगे, आप ऐसे ही डिराइव करेंगे। क्लियर हुआ। तो आपको जो भी पूछे, आप अगर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो आपको तो डी ऑप्शन आ गया था ना, यहाँ से सीधा आ जाएगा। देखो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का डेल्टा एच एफ। और अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछता है, क्या पूछता है, तो आप दोनों तरफ एम से डिवाइड करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका कम्युनिटी का पार्ट बनता है। उसी तरह से डेल्टा टी बी में भी है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का भी केस यही बनता है, बिल्कुल ऐसा ही बनता है। ठीक है, तो हम उसकी भी बात करेंगे, अभी हम सिर्फ इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो कवर हो चुका होगा, सभी बच्चे इसको कवर कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यूबिक कोऑर्डिनेशन नंबर, क्यूबिक कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जो रेडियस रेशियो का वैल्यू होता है वो कितना होता है, जल्दी से बता दो। ये तो आपको सॉलिड स्टेट में हमने खुद पढ़ाया था। कितना होता है बच्चे, पार्ट 1 आएगा इसका 0.732 से 1 होता है, पता है ना आपको। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। आप देखना ये रेडियस रेशियो का क्वेश्चन है, R प्लस अपॉन R माइनस, ये बताया हुआ था हमने आपको। और रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेडियस रेशियो। ओके, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन के लिए ये रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी होगी बताओ तो जल्दी से। इसके लिए 0 पॉइंट ये वाला पार्ट हो जाएगा। क्लियर है, सब पढ़ा रखे हम आपको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्या कहता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज टू मेक सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में KNO3 का यूज क्यों करते हैं, ये एक बार जेई का क्वेश्चन आया था। जेई का क्वेश्चन हमने बताया था आपको सेम टू सेम, और ये हमारे नोट्स में भी लिखा होगा, हमने आपको सेंड किया था। वेलोसिटी ऑफ K प्लस और NO3 इज नियरली सेम। अच्छा, ये सॉल्ट ब्रिज था, इस तरह से था ना सॉल्ट ब्रिज इस तरह से। इसमें क्या भर दिया था बताओ, KNO3 भर दिया था, अगर सॉल्यूशन के साथ भर दिया था ना। तो यहाँ पर क्या था, K प्लस NO3 माइनस। तो जितना स्पीड से K प्लस इधर आएगा उतना ही स्पीड से NO3 माइनस आएगा। ये नहीं कि K प्लस जल्दी आ जाएगा और NO3 रास्ते में, ऐसा नहीं होगा, दोनों इक्वल स्पीड से आता है, वही समझाने की बात है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है, हमने आपको समझाया भी था। ओके, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कितना बात तो आपको बता रहा है ये सब बातें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है, रेट कांस्टेंट ऑफ एच है। चलो कोई बात नहीं, बताओ यहाँ से H2 दिया हुआ है, तो अगर मैं इसके लिए निकालूं रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकालूं, क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पावर ये हो जाएगा। क्लियर है, और ये क्या हो जाएगा H2, और ये क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा इंटू। क्लियर है, तो ये बन गया। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 49 दे रखा है। अगर मैं बैकवर्ड, ये तो किसके लिए था बताओ, KF था, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, इस तरह से जा रहे थे, फॉरवर्ड रिएक्शन था, है ना। और अगर बैकवर्ड की बात करें तो KB निकाल लेते हैं। बैकवर्ड की बात करें तो बैकवर्ड के लिए क्या बनेगा, चलो ये देखो, बैकवर्ड के लिए इधर से इधर मूव करेंगे हम, करेंगे तो अब ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये वाला प्रोडक्ट हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला रिएक्टेंट बैकवर्ड के लिए होगा ना। तो बताओ अब प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, ऊपर में प्रोडक्ट क्या है, H2 कंसंट्रेशन
इनटू क्या हो जाएगा ये I2 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई HI का पावर 2। अब देखो कि ये जो KF है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, KB का, मतलब जस्ट उल्टा है ना। क्या लिख सकते हैं आप बीच में, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या इक्वल टू है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों बराबर है लेकिन अपोजिट है, KF और KB एक दूसरे का उल्टा है, तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा, तो मतलब क्या हो जाएगा 1/49 हो जाएगा। कितना वैल्यू हो जाएगा, B आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, ध्यान देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एवी प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करता है, सीधी सी बात है, किस पे डिपेंड करता है ये बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B पे। कंसंट्रेशन ऑफ, अरे तो कोई भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, K की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर, ओह सॉरी, रेट कांस्टेंट है ना प्यारे बच्चों, जस्ट अ मोमेंट प्यारे बच्चों, रेट नहीं है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। इसको किससे लिखते हैं हम, K से लिखते हैं। और K किस पे डिपेंड करता है, 1000 बार बता चुके हैं, सॉरी किस पे डिपेंड करता है ये, अरे 1000 बार बता चुके हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्लियर है, बताओ जल्दी से, कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छे, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 पे जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है बच्चे बताओ, डिक्रीज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी, पता है ना आपको, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज पहले बताया था इस तरह से। और जब आप कैटलिस्ट का यूज कर देते हैं तो क्या करता है, शॉर्टकट पाथ क्रिएट कर देता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, और इसका क्या हो गया बताओ जल्दी से, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, इसी को तो बोलते थे EA। तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, ऑप्शन नंबर B। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल दे रखा है फॉर द हाफ सेल। बताओ ये क्या है, ये आपका ऑक्सीडेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो चार्ज बढ़ रहा है ना, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये क्या आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना देना नहीं है, हमें हर किसी को किस में कन्वर्ट करना होता है, रिडक्शन पोटेंशियल में। तो यहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल कितना बन जाएगा बताओ, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो 0.76 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक, ये बन गया। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पर, ये क्या दिया हुआ है आपको, ये भी ऑक्सीडेशन दे रखा है, तो ये भी क्या हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 41 वोल्ट। तो ये बन गया। अब EMF ऑफ सेल पूछ रहा है, EMF ऑफ सेल क्या निकालते हैं बताओ, E कैथोड। EMF ऑफ सेल कैसे निकालते हैं बताओ जल्दी से, E कैथोड माइनस E एनोड निकालते हैं ना। बताओ कैथोड कौन होगा, एनोड कौन, आपसे ये पहचाने कि कौन कैथोड कौन एनोड। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मान लो ऊपर में आता है जिंक, नीचे में आता है आयरन, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है Cu। अरे सर याद है, यस सर याद है। तो जिंक किसके थ्रू, ऊपर वाला एनोड, ऊपर वाला, नीचे वाला कैथोड। बहुत बढ़िया सर, तो बताओ जल्दी से कैथोड कौन होगा, कैथोड होगा आयरन वाला। तो आयरन कितना है, माइनस 0.41, माइनस एनोड की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी से, माइनस कितना है 0.76। क्लियर है क्या, अब इस दोनों को सॉर्ट आउट कर लो, इस दोनों को सॉर्ट आउट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी जल्दी बताइए, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.35 वोल्ट आ जाएगा बच्चे। तो देखो कहाँ पर ऑप्शन है 0.35 वोल्ट प्लस में। क्लियर हो गया, कोई डाउट ना, आंसर हो जाएगा B। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, सभी बच्चे ध्यान देखें, केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है सर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ बताओ जल्दी से, आपको दिया हुआ है N2 + 3H2 इक्वल टू क्या बनाता है 2NH3। क्या इसका आप रेट लॉ लिख सकते हो, रेट एक्सप्रेशन लिख सकते हो। हाँ सर कुछ नहीं है, क्या करते बताओ, यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। बहुत बढ़िया, क्या लिखते थे पहले, ये रिएक्टेंट है तो माइनस लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, उसके बाद क्या लिखते हैं, 1 है तो 1/1, उसके बाद d/dt, और ये कंसंट्रेशन ऑफ N2। बहुत बढ़िया, उसके बाद इक्वल टू माइनस 1/, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नीचे ले आते हैं। क्लियर है, d/dt, यहाँ क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, H2। अरे सर बहुत अच्छे, इक्वल टू, अब ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए माइनस नहीं लगाते। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2, ये NH3/dt। बताओ कहाँ पर है, जल्दी दिखो, जल्दी। ये देखो माइनस प्लस, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्लियर हो गया क्या, बहुत ईजी है ना, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन। ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, पाई इक्वल टू CRT।
होता है क्या, होता है क्या, ओके। तो पाई अपॉन सी क्या हो जाएगा बताओ, आर टी हो जाएगा क्या। अरे सर ऑप्शन नंबर डी मिल गया क्या, मिल गया क्या, बहुत बढ़िया। तो ये बन गया हमारे पास। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर कौन सा, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, क्या दिया, ए एंड आर के बीच में क्या होता है बीसीसी के लिए। फॉर एसएससी बताओ जल्दी से, एसएससी के लिए ए इक्वल टू 2R, क्लियर है क्या। बीसीसी के लिए बताओ, बीसीसी के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू 4R अपॉन √3, सही है क्या। और एक बता था एफसीसी, एफसीसी के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू 4R अपॉन √2, एकदम सही जा रहे हैं क्या बताओ। तो हमें बीसीसी के लिए पूछा है, क्या होगा, ए इक्वल टू 4R अपॉन √3, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है क्या यहाँ तक, जल्दी से बताओ कितने बच्चे को समझ में आ गया, कितने बच्चे को समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया। तो अभी प्यारे बच्चों हमने ये देख लिया, क्वेश्चन नंबर 47 तक हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अभी यहाँ तक आप कवर करें, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो हमें आप पूछ लेना। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।